चलिए बेटा, सभी लोग जुड़े फटाफट। आज बड़ा शानदार टॉपिक है जिसकी शुरुआत होगी और बिल्कुल जीरो से मैं प्रारंभ कर रहा हूं बेटा। तो कनेक्ट होइए, क्लास शुरू किया जाए। आज ज्योग्राफी का एक हिस्सा है बेटा जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो चार क्वेश्चन आपको दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? खगोल विज्ञान। एक्चुअल में ये भूगोल की एक शाखा है बेटा, ज्योग्राफी की एक शाखा है। हिंदी में इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोनॉमी। लॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। एक्चुअल में एक है बेटा एस्ट्रोलॉजी भी। तो एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो मुझे नहीं लगता आपको ज्योतिष पढ़ना है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर पढ़ाई दे, हम पे कहा अपना भविष्य देख लें। तो अपना भविष्य क्या देखोगे? अगर कोई अपना भविष्य देख लेता तो क्या ही सुंदर होता। और एक बात, यदि अपना भविष्य देख लें तो जीवन का फिर मजा ही नहीं है, जीवन बेमजा हो जाएगा। अगली सुबह हम उठते हैं ना बेटा, तो वही तो रहस्य है हमारे जीवन का, और वही रहस्य, वही रोमांच हमको जीने के लिए बातें करता है। और अगर हमको सब कुछ प्री प्रोग्राम, अगर सब कुछ दिख जाए तो हम कितने निराश हो जाएंगे लाइफ में कि किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। नहीं नहीं, रहस्य ही तो आनंद है ना बेटा। कल क्या होगा हमारी लाइफ के साथ अगर ये नहीं पता है, तो यही तो आनंद है ना। रोमांच और रहस्य में ही जीना तो आनंद है। और फिर हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, इफोर्ट करेंगे। और जहां तक मेरी बात है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के रूप में मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। यानी मुझे इन सब चीजों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं नास्तिक हूं, मैं आस्तिक हूं। और आजकल तो भोलेनाथ का महीना चल रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है मेरे इष्ट देव, मैं जरूर उपासना करता हूँ। लेकिन उपासना करना और आपको भाग्यवादी बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं तो, मेरे इष्ट देव हैं भोलेनाथ, लेकिन मैं उपासना करता हूँ उनकी, और भावनाएं रखता हूँ गीता के दर्शन पर। यानी गीता की फिलॉसफी में यकीन करता हूँ, अपना कर्म करिए, लेट्स फॉरगेट, बाकी भूल जाइए, यही करना है बेटा। तो ज्योतिष शास्त्र ना ही पढ़े तो बेहतर है। वैसे तमाम ज्योतिष दिख जाते हैं सड़कों पे यहाँ वहाँ, वो सब बेकार की चीजें हैं बेटा, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ना रखें, आप अगर रखते हैं तो रखें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी इंडिविजुअल भावना यह है कि मैं ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करता हूँ जो भविष्य बताते हैं। कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता, ये संभव ही नहीं है। और भगवान किसी खास के एजेंट नहीं है कि वही उनसे संपर्क करेगा। हम भी करेंगे, आप भी करो, भगवान से पूछो क्या मेरे भाग्य में लिखा है, भाई बता दो। कुछ नहीं, अपना कर्म करिए। एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, मुझे लगता है आपका मोराल बढ़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट मुझे नहीं लगता परिचय के मोहताज हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब छोटे थे तो उनके पिताजी उनको लेके एक ज्योतिष के पास गए, और उन्होंने कहा कि बड़ा मेरा बेटा नालायक है ये, और मूर्ख टाइप का भी दिखता है मुझे, और मैं इसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तो ज्योतिष ने नेपोलियन बोनापार्ट का हाथ देखा और कहा कि है ही ऐसा, ये धरती का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट छोटे थे तो ध्यान ही नहीं दिए क्या बोल रहा है, बोले कुछ भी। लेकिन जैसे उसने बोला कि धरती का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, वो इस चौंक गए। उनका क्या कहा आपने? उसने बताया, कहा क्यों ऐसा कहा? तो कहा कि तुम्हारे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। तो नेपोलियन ने पूछा कहाँ होती है?
मैंने हम तो नहीं देखे हैं, आप तो ज्योतिषी हैं, जानते ही हैं, बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक रेखा बताया उन्होंने हाथ में, और नेपोलियन बोनापार्ट अगले दिन चाकू से अपना हाथ वहीं से काटा और पूरी एक लाइन बना दी। जाहिर सी बात है, घाव सूखेगा तो निशान तो पड़ ही जाएगा, और घाव जब सूख गया तो वो घाव के निशान उसी जगह पे दिख रहे थे जहां जीवन रेखा थी। फिर नेपोलियन गया उसके पास, कहा देखो ना, यही कह रहे थे ना, ये तो है मेरे हाथ में। जोशी उल्टे इन्हीं का पैर पकड़ लिए और कहे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम जो चाहोगे वो करो। और नेपोलियन जैसा योद्धा कोई हुआ ही नहीं, सबको ध्वस्त कर दिया नेपोलियन। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप अपना कर्म करिए, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और प्रायिकता की जहां तक बात है, तो क्या आप ही के साथ सबसे गड़बड़ प्रायिकता होगी? सही भी हो सकती है, तो अपना एफर्ट करिए, ये सब नहीं। तो भैया जी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, हम लोगों को पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में मुझे लगता है कि सबसे पहली ही चीज जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो ये कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये आखिर है क्या भला, ये क्या चीज है। हम मनुष्य बहुत छोटी आइडेंटिटी है बेटा इस ब्रह्मांड के सामने, लेकिन है बुद्धिमान। तो हमारी ये कोशिश तो होती ही है कि हम जाने कि आखिरकार यूनिवर्स क्या है, और प्रयास करते हैं, हम ही क्या, सारे मनुष्य करते हैं। ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ब्रह्मांड क्या है। और रही बात पूरे ब्रह्मांड में, जो पृथ्वी है वो नहीं के बराबर है। माने पृथ्वी को ब्रह्मांड का हिस्सा तो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के आगे पृथ्वी का कोई विशात नहीं है। वो तो बस ऐसे समझो ना कि सहारा मरुस्थल के रेत के एक कण के जितनी औकात होती है, इतना बड़ा हमारा सहारा मरुस्थल है, उस सहारा के मरुस्थल में रेत के कण की जितनी हैसियत है, ब्रह्मांड में पृथ्वी की उतनी भी औकात नहीं है। मुझे लगता है इससे बढ़िया मुझे तुलना के लिए कुछ मिला ही नहीं। वो आप समझ पा रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी उतनी भी औकात नहीं है जितनी सहारा के महान मरुस्थल में रेत के कण की हैसियत है। उससे भी बुरी गति है हमारी, हम है ही नहीं है ब्रह्मांड में, मान लो। लेकिन हाँ, उसी कण पे एक रहने वाले प्राणी मनुष्य, वो पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए कमर कसा हुआ है, कोशिश कर ही रहे। चंद्रमा तक जाते जाते सांस फूल रही है, लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी है। और ब्रह्मांड की इतनी दूरियां हैं ना बेटा, आपकी रूह कांप जाएगी। वो सब पढ़ेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। तो पहली हेडिंग बना लें बेटा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। पहली हेडिंग होगी हम लोगों की क्या बेटा, ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो अब ये कि थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो परिभाषित तो करना ही पड़ता है। एक जिम्मेदारी हम लोग की होती है कि इसको हम लोग परिभाषित करें, एक परिभाषा में दें। परेशानी यह है कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, अभी तो हमको इसकी कोई जानकारी वानकारी नहीं है। हमें मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्यों को इसकी बड़ी ठीक ठाक जानकारी नहीं है, लेकिन हम परिभाषित करेंगे जरूर, है ना बेटा। तो क्या है हमारा यूनिवर्स, थोड़ा देखने की कोशिश करिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्रह्मांड। तो अब जाहिर सी बात है कि हम मनुष्यों को प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखाई देता है, या हम इसकी अनुभूति कर पाते हैं, या हमारे जो टेलीस्कोप वगैरह हैं, बड़े अच्छे अच्छे टेलीस्कोप है, वो जहां तक देख पाते हैं, तो कोई सिम्टम्स तो मिले जिसके आधार पर हम परिभाषित करें। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि आज भी हम ब्रह्मांड को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक मोटी मोटी परिभाषा हम दे सकते हैं, जो समझने के लिए, आम व्यक्ति को समझने के लिए, कि सभी तारे आदि जो ग्रह वगैरह सब दिख रहे हैं, इन्हीं सबका समूह ब्रह्मांड कहलाता है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ और भी कुछ हो सकता है जिसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। तो क्या है बेटा, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। रात में स्वच्छ आकाश में आप देखते हैं, चारों तरफ तारे ही तारे आपको नजर आते हैं, दिखते हैं। अगर हम तारों की ऊंचाई पे चले जाएं
तो आपको फिर तारे दिखेंगे। ये अंतहीन प्रक्रिया है, यानी आप कभी भी किसी ऐसे क्षितिज को नहीं छू सकते जिसके ऊपर तारे ना दिखें। ये अंतहीन प्रक्रिया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसके लिए एक ही शब्द है जो बहुत सुंदर शब्द है, और वो है अनंत, इनफाइनाइट। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो परिभाषित तो करेंगे ही बेटा, छोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन ध्यान रखना, परिभाषा ऐसी होती है या ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें से कुछ भी छूटने ना पाए। जैसे हम मनुष्य को परिभाषित करें तो हमारी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि पूरी धरती का कोई भी मनुष्य इस परिभाषा के बाहर न रहे, और बाहर हो जाएगा तो फिर परिभाषा ही गलत होगी। तो अब अभी बड़ा रिस्क है बेटा, तो इसलिए हमने ब्रह्मांड को एक बड़े सुंदर शब्दों में परिभाषित किया कि समस्त अस्तित्वमान, एग्जिस्टिंग मैटेरियल और एनर्जी, ऊर्जा, चाहे जिस भी फॉर्मेट में हो, का समूह ही ब्रह्मांड है। अगर आप ये परिभाषित कर देते हैं तो इसमें कोई बच के जाने वाला नहीं है। जितने भी पदार्थ होंगे और जितने प्रकार की ऊर्जा होगी, ये सबका समूह ही ब्रह्मांड है। थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन ये परिभाषा बड़ी सुरक्षित है। यानी इस परिभाषा में कोई, जैसे आप सूर्य की बात करें, इस परिभाषा में पदार्थ है, ऊर्जा का स्रोत है। धरती की बात करें तो भी हम पदार्थ हैं। तो इस परिभाषा में मुझे लगता है हर कोई आ जाएगा। तो एक लाइन की परिभाषा लिखें, परीक्षा में इसकी बहुत अहमियत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। लिखें, समस्त अस्तित्वमान, समस्त अस्तित्वमान पदार्थ, पदार्थ माने मैटेरियल, तथा ऊर्जा का समूह ही ब्रह्मांड है। ऊर्जा का समूह ही क्या है बेटा? ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। क्लियर है? इस परिभाषा का कोई मतलब नहीं है। ये परिभाषा सिर्फ इसलिए है कि सूना सूना ना लगे टॉपिक। परीक्षा में आपके लिए कोई इसका बड़ा विशेष मतलब नहीं है। हाँ, समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जितने तारे, ग्रह आदि जो समूह हैं, सबको हम इकट्ठे क्या बोल सकते हैं बेटा? ब्रह्मांड कह सकते हैं। लिखें, सामान्य समझ के लिए सभी तारे, आकाशीय पिंड, ग्रहों आदि का समूह ही ब्रह्मांड है। ग्रहों आदि का समूह ही क्या है बेटा? ब्रह्मांड है। ठीक है? अभी सब धीरे धीरे बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, घबराइएगा मत। दूसरी बात कि पृथ्वी के हिसाब से आप ब्रह्मांड को समझने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि पृथ्वी पे हम मनुष्य रहते हैं और हम जो चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, शायद चीजें उतनी ही नहीं है, शायद चीजें उसके आगे भी हैं। आप सुन कितना सकते हो? सब कुछ सुन लेते हो क्या? बिल्कुल नहीं। और आप देख क्या लेते हैं? सब कुछ देख लेते हैं। विजुअल लाइट के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता, बाकी के लिए आप अंधे हैं, अंधे। तो अपने सुनने और देखने पे बहुत यकीन मत करिए, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाएं अभी आपने 3 पढ़ा, फिर आगे बढ़ के 4 कह दिए। हो सकता है आने वाले 100-150 सालों में 20-25 अवस्था कह दें, क्योंकि आपकी समझ है अब तक की। और अब तक की जो समझ है आपकी, वह चरम नहीं है, वह अंत नहीं है, वो लास्ट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको समझना है हम मनुष्यों को। और जैसे जब हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखते थे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। हो सकता है हमें कहानी समझ में आती हो सकता है हमें बकवास समझ में आता हो, ये जिसकी जिसकी जैसी भावना हो, लेकिन आपने बार बार एक शब्द पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर से प्रस्थान कर जाते थे।
डिसॉल्व कर लेते थे अपने आप को और फिर वहां यूनाइट हो जाते थे। ये सब पॉसिबल है, ये सब संभव है। अभी हम संभव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन पॉसिबल तो सब कुछ है। तो थोड़ा सा उसको बेटा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को हम लोग अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए डिमार्केट करते हैं, बांटते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी सहित, और एक इलाका होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अंतरिक्ष, स्पेस। तो अब ये बड़ा रहस्यमय है कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान, फलाना धमाका, इसका मतलब कुछ तो अंतरिक्ष होगा। तो अंतरिक्ष को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ खगोलीय मात्रकों पे बात कर लेंगे, यदा कदा आपसे पूछ लेता है, और फिर गहनता की ओर बढ़ते हैं। लिखिए, हेडिंग बनाए, अंतरिक्ष, स्पेस। लिखें, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का शेष समस्त भाग, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का शेष समस्त भाग स्पेस या अंतरिक्ष कहलाता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेस। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, अंतरिक्ष। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का शेष समस्त भाग क्या कहलाता है बेटा, अंतरिक्ष कहलाता। और अभी मैंने बताया इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व बहुत ही छोटा है। अब हमारे पास शब्द ठीक से नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं है, बहुत छोटा है। इसका मतलब एक अगर हम डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करें, जो डायग्राम बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, ये लिमिटलेस है। कभी आपने विचार किया बेटा, देखिए कुछ चीजें तो सहज बुद्धि से समझा जा सकता है ना, इसके लिए आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के सबसे पास का एक तारा है जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं, है ना, वो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। कितने सूर्य हैं ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं? मिलियंस, मिलियंस हैं, अरबों हैं, और कोई सूर्य से हल्का नहीं। सब सूर्य के बाप दादा ही लगते हैं रिश्ते में। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य है, कहर बरपा रहा है धरती पर एक सूरज। जरा कल्पना करेंगे, इस ब्रह्मांड में अरबों सूरज हैं जो ताबड़तोड़ अपनी ऊर्जा झोंक रहे हैं। ये रेगुलर अपनी एनर्जी को इसमें डाल रहे हैं। कितने अरबों सूरज निरंतर अपनी गर्मी इसी ब्रह्मांड में ही तो छोड़ रहे हैं। अरे आप सूरज के बीच में ना होते, गर्मी आपको थोड़ी मिलती, वो तो दंदनाते हुए चारों तरफ जा रही है ना, बोल नहीं रहे हैं। सूर्य से गर्मी फोकस करके धरती पे भेजी जा रही है खाली। अरे सूर्य से गर्मी चारों तरफ निकल रही है, बीच में आओ आनंद लो, और नहीं आओगे बीच में तो ऊर्जा तो जा ही रही है, ऊर्जा तो निकल ही रही है। लेकिन एक सूरज ऐसा नहीं कर रहा है बेटा, ऐसे अरबों सूरज कर रहे हैं, फिर ब्रह्मांड गर्म क्यों नहीं हो रहा? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर ब्रह्मांड गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। क्योंकि अगर विस्तार नहीं होता तो अरबों खरबों इतने विशालकाय तारे अगर ये गर्मी अपनी झोंक रहे हैं तो ब्रह्मांड का टेम्परेचर कुछ न कुछ तो बढ़ना ही चाहिए, और ब्रह्मांड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ब्रह्मांड बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है तो रहस्यमय ना। कमरे में 4 हीटर लगा दो, आपको 2 घंटे के बाद रहना दुभर हो जाएगा। और यहाँ अरबों हीटर जो ताबड़तोड़ करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से अपनी गर्मी ठूस रहे हैं, इसमें भर रहे हैं, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो अपने आप में प्रमाण है। कोई भी आदमी बता, देखो या तो वो ऊष्मा कहीं जा रही है, कोई सोख ले रहा है, बोल नहीं रहे हैं। और ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा है बेटा, छोटी क्लास से पढ़ा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें तो अपने आप में एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सकता है कि ब्रह्मांड का अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है
इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। क्लियर है बेटा? उसे बाद में देखेंगे, पहले हेडिंग बनाइए। लिख लिया बेटा? पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का से समस्त भाग। तो एक डायग्राम से हम समझा रहे हैं बेटा, लेकिन वो डायग्राम बनाना अलाउड नहीं है। जैसे आप मान लो कि ब्रह्मांड की सीमा है थोड़ी देर के लिए, और इसमें ये पृथ्वी है, तो हम तो थोड़ा बड़ा दिखा दिए, पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है ब्रह्मांड में, और इसके चारों तरफ है वायुमंडल। तो अब यहां से लेके पूरे ब्रह्मांड की सीमा तक हर तरफ जो इलाका है वही अंतरिक्ष है। तो अब ठेठ भाषा में आप ये कह लो कि पूरे ब्रह्मांड में से पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी निकाल दो, तो जो बचा रह जाएगा वो सब का सब अंतरिक्ष। यानी बहुत बड़ा शब्द है ये, बहुत बड़ा वर्ड है बेटा, है ना? तो ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में क्या रिश्ता है? अंतरिक्ष प्लस पृथ्वी एंड एटमॉस्फेयर, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्स। अंतरिक्ष में क्या जोड़ते हैं बेटा? पृथ्वी और उसके वायुमंडल को हम लोग सम्मिलित कर लें तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ब्रह्मांड में, अगर मैथमेटिकल फार्मूलेशन करना चाहें। क्लियर है? लिखें, इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इसे हम कितने बेटा? दो भागों में बांटते हैं। नंबर वन, किसे? अंतरिक्ष को। अगर बांटते हैं तो देयर मस्ट बी एक डिमोर्केशन, वहां कुछ ना कुछ विभाजक तो होगा। तो एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बाह्य अंतरिक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? आउटर स्पेस। और एक हिस्सा और है जिसको हम लोग बांट सकते हैं, उसको कहते हैं गहन अंतरिक्ष। इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? डीप स्पेस। अभी हमारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया है, बोले बेटा वो कार्यक्रम गहन अंतरिक्ष का है कि बाह्य अंतरिक्ष का है? हाँ, तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि मामला गहन अंतरिक्ष का है कि मामला बाह्य अंतरिक्ष का है। बाह्य अंतरिक्ष का है, क्योंकि अभी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। क्या गहन अंतरिक्ष का भी कोई कार्यक्रम चल रहा है? अभी हमारे वैज्ञानिक क्या डीप स्पेस का भी कार्यक्रम चला रहे हैं? तो पहले डिमार्केट करते हैं बेटा, तो खुद ही आपको दिखेगा कि क्या मामला है। तो पहला लिखें बेटा। अच्छा, आउटर स्पेस को भी परिभाषित करेंगे और हम कुछ पूछेंगे तो बताइएगा। लिखें, पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर, पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर सौर मंडल की सीमा तक के भाग को, पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर कहां तक बेटा? सौर मंडल की सीमा तक के भाग को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। बोले बेटा? तो आप अच्छे से परिभाषित कर सकते हो ना कि पूरा जो सौर परिवार है, सोलर सिस्टम हमारा है, उसी की जो सीमाएं हैं उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या बेटा? बाह्य अंतरिक्ष। सहमत है कि नहीं? यानी बाह्य अंतरिक्ष कहां से है बेटा? कहां तक है? पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर पूरे सोलर सिस्टम की सीमा तक, जहां तक सोलर सिस्टम हो। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम का खेल है वो सारा खेल क्या कहलाता है? बाह्य अंतरिक्ष का। तो जाहिर सी बात है अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा पे जा रहे हैं। तो चंद्रमा कहाँ का खेल है? बाह्य अंतरिक्ष का खेल है। क्लियर है? लिखे, परिभाषित कर बेटा। पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर सौर मंडल की सीमा तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर है? लेकिन इसका विस्तार लगभग
इसका विस्तार, अब एक शब्द हम बोलेंगे, बस अभी लिख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा। इसका विस्तार लगभग 50 AU है। अब क्या है AU वगैरह, अभी हम थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं आपको आता है, ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, लेकिन हम तो सबको बताएंगे, कुछ रहस्य नहीं रहने देंगे। जैसे कुछ को लगता है कि हमको आता सर मत बताइए बाकियों को, नहीं हम सबको बताएंगे भाई, यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, 50 AU तक है लगभग। क्लियर है बेटा? आगे लिखें, गहन अंतरिक्ष। गहन अंतरिक्ष, लिखें, सौर मंडल की सीमा से लेकर ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग, सौर मंडल की सीमा से लेकर ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग क्या कहलाता है बेटा? गहन अंतरिक्ष कहलाता है। तो कहां से प्रारंभ होगा? 50 AU से प्रारंभ होगा, बोले बेटा? और कहां तक जाएगा? पता नहीं। हाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें एक बवाल हुआ है बेटा, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, बस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बवाल को निस्तारण किया, समाप्त किया। एक्चुअल में कहां तक पृथ्वी का वायुमंडल है, ये बड़ा विवादित है। आज भी भूगोल के कई क्षेत्र हैं जो विवादित हैं, उसमें से आज भी यह विवादित है कि आखिरकार कहां तक वायुमंडल है। क्यों? क्योंकि जहां तक वायुमंडल होगा उसी के बाहर ही तो अंतरिक्ष होगा। बोल नहीं रहे? अब थोड़ा हम कुछ पूछेंगे, मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा। जैसे अभी वायुमंडल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि 32,000 किलोमीटर, कुछ का मामला है 40 किलोमीटर, अभी लेटेस्ट कह रहे हैं 1 लाख किलोमीटर तक वायुमंडल। लेटेस्ट जो खोज हो रही है वो बता रहा है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर। अच्छा, वायुमंडल की क्या परिभाषा है, पढ़ा है आपने? गैसों का वह प्रत्येक आवरण, यानी वो गैसें जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई हैं, वायुमंडल है। कितना है, कितना उनका कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी उनकी डेंसिटी, ये तो नहीं बोला गया ना। तो अगर 1 लाख किलोमीटर पे हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो वहां क्या वो घूमने गए हैं? अगर 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर हाइड्रोजन और हीलियम के अणु मिल रहे हैं, भले ही बहुत दूर हैं, माने वो डेंस नहीं है, बहुत रेयर है ना, तो कैसे है वहां पे? वहां तो निर्वात होना था ना। तो कुछ वैज्ञानिक बस इसी को आधार मान के हल्ला बोल दे रहे हैं कि अगर वहां हाइड्रोजन और हीलियम के अणु मिल रहे हैं तो ब्रह्मांड है वहां। लेकिन वो कहने, अरे सॉरी, वायुमंडल है वहां, लेकिन वो कहने का वायुमंडल, वायुमंडल की जो फीलिंग है, एहसास है, उस एहसास से परे है वो। उसे परिभाषा के हिसाब से वायुमंडल तो हो सकता है। इन्हीं सब समस्या का समाधान किया कार्बन ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, ये दिल्ली में बाढ़ का वक्त है, मिलजुल के काम करने का वक्त है। ये तो नेता लोग भाषण दे रहे हैं आजकल, मैं सुन रहा हूं। तो कार्बन ने बताया कि सुनिए भाई, जिस वायुमंडल की अनुभूति हम मनुष्यों को होती है वायुमंडल के रूप में, वो वायुमंडल मात्र 100 किलोमीटर तक है। कितना बेटा? 100 किलोमीटर तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वायुमंडल 100 किलोमीटर तक ही नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। लेकिन कार्बन ने कहा कि व्यवहारिक रूप से हम वायुमंडल की अनुभूति जहां तक कर पाते हैं, जिसको वायुमंडल समझ सकते हैं, उसको तो हम मानते हैं 100 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने एक लाइन खींच दिया कि भैया जी ये लाइन होगी 100 किलोमीटर। ठीक है, इसके नीचे वायुमंडल और इसके ऊपर अंतरिक्ष। तो इसके नीचे का जो इलाका है वो हम लोगों का क्या कहलाएगा बेटा? वायु मंडल, और इसके ऊपर का इलाका कहलाएगा अंतरिक्ष। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को कहा गया
कार्बन लाइन यानी कार्बन रेखा। कार्बन वैज्ञानिक का नाम है बेटा, लिखें, एक नोट बना के रखें। कार्बन रेखा, कार्बन लाइन या कार्बन रेखा लिखें। कार्बन ने बताया कि वास्तविक वायुमंडल का विस्तार, कार्बन ने बताया कि वास्तविक वायुमंडल का विस्तार धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। धरातल से कितना बेटा? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके उपरांत अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके उपरांत क्या प्रारंभ हो जाता है बेटा? अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लिखें इसी विभाजक लाइन को, इसी विभाजक लाइन को, रेखा को कार्बन रेखा कहा जाता है। कार्बन लाइन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो अब तो परिभाषित हो गया ना बेटा, यानी कार्बन रेखा के ऊपर का शेष समस्त भाग, बोले बेटा, यानी कार्बन रेखा के बाहर का शेष समस्त भाग ही अंतरिक्ष हो गया। अब अगर परिभाषित करें तो कार्बन लाइन से लेके सौर मंडल की सीमा तक, देखो वो कैसे पूछेंगे बेटा मुझे नहीं पता, किन शब्दों में घेरेंगे आपको मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि थोड़ा सतर्क तो रहना ही होगा। फैन बंद करो बेटा, लिखें, स्पष्ट है कार्बन रेखा से ऊपर का समस्त भाग, स्पष्ट है कार्बन रेखा से ऊपर का समस्त भाग कार्बन रेखा से ऊपर का समस्त भाग ब्रह्मांड कहलाता है। सॉरी 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 सॉरी, अंतरिक्ष कहलाता है। कार्बन रेखा से ऊपर का समस्त भाग क्या कहलाता है बेटा? अंतरिक्ष कहलाता है। अब परिभाषित फिर से कर सकते हैं इसको, बाह्य अंतरिक्ष को कार्बन रेखा से लेके सौरमंडल की सीमा तक। इतना तो जोड़ ही लोगे ना बेटा, बोले ये उस परिभाषा में इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। एक छोटी सी हेडिंग बनाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, खगोलीय इकाई, सॉरी सॉरी, खगोलीय दूरी नापने की इकाई। तो पढ़ा है, थोड़ा जल्दबाजी में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसी दूरी होती है वैसे यूनिट का प्रयोग करना चाहिए। धरती पे हम लोग बहुत प्रकार की यूनिट का प्रयोग करते हैं। परमाणुओं की दूरी भी नापने की यूनिट हम लोगों के पास है, बोले बेटा। बड़ी बड़ी दूरियों को नापने की इकाई हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, फर्मी मीटर है, नैनोमीटर है ना हमारे पास। परमाणुओं की दूरी नाप लेते हैं, कमरे की दूरी नाप लेते हैं, एक शहर की दूरी नाप लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नाप लेते हैं। तो हम लोगों ने दूरी तो नापा है, लेकिन दूरी नापने की इकाइयां तो डिफरेंट डिफरेंट चुना ना बेटा, कि जैसी दूरी वैसी इकाई। तो धरती पर दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
क्या पूछा जाता है पहले सुन लिया करें। चौपट होने का सबसे बड़ा कारण यही सब है। अति उत्साह ले डूबता है। हम पूछ रहे हैं पृथ्वी पर दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? एयू से पृथ्वी पे नापोगे कहीं? कि आपको तो कहीं तकलीफ में डाल देंगे ना, आप कहीं तकलीफ में चले जाएंगे। मैंने कहा लकीर के फकीर नहीं होना है, हमेशा अलर्ट रहिए, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। और आज का कंपटीशन कॉमन सेंस की डिमांड करता है, क्योंकि ये कुछ नए टाइप का पूछ लिया, ये तो कभी किसी ने बोला ही नहीं। अरे भाई, धरती पे दूरी नापने की जो इकाइयां हैं हमारे पास, वो बड़ी इकाइयां हैं। आपने पढ़ा होगा किलोमीटर है, किलोमीटर से बड़ा माइल है। आपने कभी नाम सुना होगा नॉटिकल माइल। समुद्रिक दूरी नापने की इकाई है, लेकिन धरती पे प्रयोग करते हैं ना, चाहे समुद्र में करें चाहे स्थल पे करें। तो नॉटिकल माइल हम लोगों के पास सबसे बड़ी इकाई है। एक नॉटिकल माइल कितना होता है लगभग? एक बात बताएं बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत कठिन प्रश्न सही करके कुछ नहीं पाएंगे, यदि आसान प्रश्नों को ले डूबे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्यूरेट बताना है ना बेटा। 1852 मीटर, हाँ सही बोल रहे हो आप, 1.8 हो ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वो 1852 मीटर है। 1852 मीटर को हम लोग कहते हैं एक नॉटिकल माइल। और सामान्य रूप से इसका प्रयोग हम लोग सामुद्रिक दूरियों के लिए करते हैं, और इसी के माध्यम से हम स्पीड भी बताते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अभी हम लोगों ने कोई पनडुब्बी बनाया या कुछ भी बनाया, तो आप देखते हैं कि इसकी स्पीड 18 नॉट है, इसकी स्पीड 12 नॉट है। तो वहां की स्पीड को हम नॉट ही बोलते हैं। नॉट मतलब नॉटिकल माइल पर आवर। 18 नॉट का मतलब आप समझ रहे हो, 18 मील प्रति घंटे के स्पीड में। तो ये मात्रक का अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग हो जाता है बेटा। जैसे हाँ ठीक है, हमारे मित्र भी बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी 1.8। हम थोड़ा एक्यूरेट बोल दिए भाई, 1.8 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 1852 मीटर है ना बेटा, 12। तो इसका प्रयोग तो हम धरती पे कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम ब्रह्मांड में नहीं कर सकते, क्योंकि इकाइयों का फिर ब्रह्मांड में कोई मतलब नहीं होता। तो ब्रह्मांड में हम बड़ी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा लिख ले बेटा, हर किसी को पता है लेकिन हम लिखवाएंगे जरूर। पहला, खगोलीय इकाई। पहला क्या है बेटा? खगोलीय इकाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 60 में एयू। तो खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसे क्या नापा जाता है? दूरी नापी जाती है। कहाँ की दूरी? घर में, कमरे उमरे में नापी जाती है, अंतरिक्ष में नापी जाती है। लिखें, एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। एक खगोलीय इकाई अप्रॉक्स कितना बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर है। यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की क्या बेटा? एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी है। तो अब जरा पेज पलट के आप महसूस कर सकते हैं कि हमने बताया था 50 AU। तो आइडिया लग रहा है, यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जितनी है उससे 50 गुना। तो यही ना मतलब हुआ। 50 AU का क्या मतलब हुआ? अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी अगर 1 AU है, इसका कितना बेटा? 50 गुना, 50 AU हुआ। क्लियर है? आगे बढ़े। प्रकाश वर्ष,
क्लियर। लिखिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई लंबाई। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई लंबाई। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहना। एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो लिखने में आसान है, महसूस जरा कर लीजिए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की किरणें लगातार साल भर तक चले। रेगुलर स्पीड कितनी रहेगी बेटा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से आपको लगातार 1 साल तक चलना है, और जो दूरी ट्रेवल हो जाएगी वो दूरी कहलाएगी एक प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली इकाई यही है, इसी का हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। जरा महसूस करो बेटा क्या बोला जा रहा है। परिभाषा क्या पढ़ में फीलिंग होनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे समझो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप किसी वाहन से निकल पड़े। आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस स्पीड से बिना रोके, बिना स्पीड कम किए आप लगातार साल भर तक चले, तो जो दूरी तय हो जाएगी वो दूरी कहलाएगी एक प्रकाश वर्ष। तो ठीक ठाक दूरी है ना? तो बहुत दूरी दिख रही है। तो चलो हम आपको बताते हैं थोड़ा एक परिचय। पढ़ा नहीं, अभी तुम पढ़ाएंगे। हमारी आकाशगंगा के सबसे पास की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, पड़ोसी। अभी उसे पढ़ाया नहीं है बेटा, हम पढ़ाएंगे। बस ये समझो कि आपके घर के पास वाला घर, मोहल्ले में आपके घर का सबसे करीबी वाला घर कोई होता है ना, तो हम ऐसी आकाशगंगाएं अरबों हैं। हमारी आकाशगंगा की सबसे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा नाम है उसका, याद रहे आपको तो बेहतर है। वहां तक अगर हम जाने की कोशिश करें तो लगभग 2 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। हम मनुष्यों की क्या औकात है? 2 करोड़ साल तो हमारी उम्र ही नहीं है। धरती पे आए कुल मिला जुला के 2 करोड़ साल नहीं हुआ हम लोगों को ढंग से। और आपको अपनी आकाशगंगा से, यानी अपने घर से पड़ोसी का घर अगर जाना हो, और वाहन वह रखें जिसकी स्पीड हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो आपको पड़ोसी तक जाने में 2 करोड़ साल से ज्यादा का समय लगेगा। 2.2 करोड़ ईयर। हम मनुष्य क्या खोज करेंगे? ये तो पड़ोसी का हाल चाल है, और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी आपका इंतजार कर रही है। यारे हमारे घर नहीं आएंगे? तो भैया जी, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हर दौर में हम लोगों को लगता है ज्ञान विज्ञान के हम चरम पे आ गए। आज 21वीं सदी में लग रहा है, 16वीं सदी में लोगों को लगा होगा, 18वीं सदी में लोगों को लगा होगा, 20वीं सदी में भी लोगों को लगा, आज 21वीं सदी में आपको लग रहा है ज्ञान विज्ञान के चरम पे हैं। लेकिन अगर हम पलट के जाते हैं 12वीं सदी के ज्ञान विज्ञान को देखने, तो हंसी छूटती आज की डेट में तुलना करने पर। बोल नहीं रहे हैं। बस बस ऐसे ही अगले 10 साल में होगा। अगले 10 साल में हमारा ज्ञान विज्ञान वहां होगा कि हम पलट के जब इसको देखेंगे तो हमको हंसी छूटेगी, कौन सी दुनिया में जी रहे थे। है ना बेटा? अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी हमारे पास वो स्पीड ही नहीं है जिससे हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर पाए। नहीं है बेटा। बड़े दुख की बात, एक बात बताऊं, एक तारे का अध्ययन जो आज आप करते हैं धरती पे बैठ के, वो तारा हो सकता है करोड़ों साल पहले ही खत्म हो गया हो ही ना वहां पे, क्योंकि उसका प्रकाश आप तक आने में 5 करोड़ साल का समय लिया है। आज जो आप देख रहे हैं जिस प्रकाश को, जिस तारे को, वो 5 करोड़ साल पहले का है। 5 करोड़ साल में उसका क्या हश्र हुआ कौन जानता है।
तो बड़ा रहस्यमय है बेटा। देखो एक बड़ी मजेदार बात है कि जैसे हम आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप मुझे रियल टाइम में नहीं देख रहे हो, आप हमें वास्तविक टाइम में नहीं देख रहे हो। जब आप मुझे देख रहे हो, जब हमने शब्द बोला था उस बीच में हमारी उम्र कुछ बढ़ गई। बड़ा घबरा रहे हैं? नहीं लगा तो नहीं सर कि कुछ बढ़ गई। हाँ बढ़ गई, माइक्रो सेकंड बढ़ गई, मिली सेकंड बढ़ गई, लेकिन बढ़ तो जरूर गई, क्योंकि प्रकाश मेरी बॉडी से टकराया है और आपकी आंखों तक गया है, कुछ तो समय जरूर लगा होगा। माइक्रो सेकंड बहुत छोटा समय लगा होगा, लेकिन लगा तो होगा। तो प्रकाश हमारी बॉडी से टकरा के जब हमारी इमेज लेके आप तक जा रहा है, तो आपकी आंखों तक पहुंचने के बीच में हमारी उम्र उतनी तो बढ़ी गई, बोल नहीं रहे। और यही दूरी अगर बढ़ाते चले जाएं तो उम्र तो ज्यादा ही बढ़ जाएगी, और वहां तो 5 करोड़ साल लग गया प्रकाश को आने में। इसका मतलब है कि जो पिक्चर आप देख रहे हो वो आज का नहीं है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रकाश मेरी बॉडी से टकराकर आप तक पहुंचने में मान लो 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड कहाँ लगेगा भैया, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। लेकिन हम एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। प्रकाश मेरी बॉडी से टकराकर आप तक पहुंचने में मान लो 1 सेकंड का समय लगता है, तो जब आप मेरी इमेज देख रहे हो अपनी रेटिना पर, तो मेरी उम्र 1 सेकंड आगे बढ़ चुकी है। हाँ या ना? यही दूरी अगर बढ़ती चली जाएगी तो आप रियल टाइम में थोड़ी देख पाओगे किसी को। एक तारा जो धरती पे आप अध्ययन करके देख रहे हो कि अरे हुआ वहां पे सुपरनोवा, बिखर रहा है तारा, वो आज की पिक्चर नहीं है। वो प्रकाश जब चला था ना, तब की पिक्चर है। और अभी मैंने उदाहरण आपको बताया, यहाँ 4-4, 5-5 करोड़ साल, तो बहुत बड़ी बेटा घटना है। तो तीसरा भी लिख लो। यानी एक बात ध्यान रखना कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रयोग हम लोग इसी यूनिट का करते हैं। वो ऐसे समझो ना, जैसे ताप नापने की बहुत इकाइयां हमारे पास, फॉरेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है, र्यूमर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग सेल्सियस को करते हैं, क्योंकि उसकी अनुभूति हमें बड़ी जल्दी हो जाती है। बोल नहीं रहा? अभी कह दें कि आज का टेम्परेचर 32 फॉरेनहाइट है, अब तो दिमाग उलझन में पड़ गया। 32 फॉरेनहाइट ठीक ही ठाक है। जी जी बिल्कुल सही समय पे समझ लिए, तो बड़ा अच्छा है। तो कुछ ऐसी यूनिट होती है बेटा जिसको हम लोग व्यवहार में नहीं प्रयोग करते, क्योंकि आम आदमी उसे नहीं समझ पाता। आम जीवन में अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए तो हर कोई समझ लेता है। 32 फॉरेनहाइट मुझे नहीं लगता हर कोई समझ पाता है। क्लियर है? तो ब्रह्मांड में इकाइयां तो सभी प्रयुक्त होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग किसको बेटा? प्रकाश वर्ष को, क्योंकि इसकी अनुभूति हमें थोड़ी बेहतर है। अगला बेटा पार्शिक। अगला क्या है बेटा? पार्शिक। लिख दे रहे हैं। लिखें 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर। यानी जो 1 पार्सेक है हम लोगों का वो कितना है बेटा? 3 थोड़ा और एक्यूरेट कर ले, 3.26 कर लो, 3.26 प्रकाश वर्ष। माने ठेठ भाषा में अगर कहो तो लगभग 3.25 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है उसे हम लोग 1 पार्सेक कह देते हैं। तो ये हमारे पास दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी पर तो एयू का प्रयोग नहीं कर पाओगे। पृथ्वी पे कौन सी दूरी है जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है? अच्छा, एक चक्कर लगाने में कितना चलोगे? लगभग 1 चक्कर हो जाएगा लगभग। वो चक्कर ही आपको डिफाइन करेगा कि पृथ्वी में डिस्टेंसेस कितनी हो सकती है।
एक बात तय है कि पृथ्वी के किसी स्थान से, किसी भी स्थान से अगर आप ना की सीध में चल पड़े, ये मान के चलिए कि 40-41 हज़ार किलोमीटर चलते चलते आप दोबारा वहां आ जरूर जाओगे, उससे ज्यादा नहीं आपको चलना होगा, उससे कम में ही लौट आएंगे आप। यहाँ तो 40,000 किलोमीटर पे एक चक्कर हो जाता है, वो भी विषुवत रेखा पर, इक्वेटोर पे। बाकी जगह थोड़ा और पहले ही हो जाएगा। यहाँ कहाँ एयू पे यू का प्रयोग कर पाएंगे? विषुवत रेखा पे सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। वहां लगभग 40,000 किलोमीटर पे आप आ जाओगे दोबारा घूम के जहां आप चले थे। बोले बेटा, तो धरती पे कहाँ आप एयू का प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हो? एक देश जिसके पास 18,000 किलोमीटर की मार करने की क्षमता होती है किसी मिसाइल से, वो ताल ठोंकता कोई बचेगा नहीं धरती पर, क्योंकि 18,000 इधर से घेरेंगे और 18,000 उधर से घेरेंगे, तो बच के जा नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं से मारेंगे जरूर आपको। इतनी बड़ी दूरियां नहीं है बेटा धरती पे। ठीक है, छोड़ो वो सब हंसी मजाक की चीजें, लेकिन याद रखना परीक्षा में गाहे बेगाहे पूछ लेते। अच्छा, वो पूछेंगे तो थोड़ा कॉकटेल बना के पूछेंगे, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा इसी में इधर उधर 3-5 करके पूछेंगे, लेकिन जानकारी अगर है तो हम किसी भी समस्या से बच निकलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए, ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत। ये हमारे भूगोल के टीचरों को बहुत पसंद है ना? तो हम 3 सिद्धांत लिख रहे हैं बेटा, आप पहले लिख लीजिएगा, फिर हम एक एक की चर्चा करेंगे, है ना? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है? दूसरा, सतत सृष्टि का सिद्धांत। थियरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। तीनों को एक साथ समझना होगा बेटा, तभी बात बनेगी। तीसरा हम यहां लिख रहे हैं बेटा, ताकि आपको दिखे साफ साफ। तीसरा है जिसको कहते हैं दोलन सिद्धांत, या इसी को हम लोग कहते हैं महा संकुचन का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या बेटा? बिग क्रंच थ्योरी। नाम पहले बार बार बोलिए, महसूस करिए। पहला है बिग बैंग, ये तो खूब रटा है। दूसरा है सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसको लोग क्या कहते हैं? स्टडी स्टेट थ्योरी। तीसरा है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, या बिग क्रंच भी कह सकते हैं आप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दोलन का सिद्धांत, ऑसिलेशन प्रिंसिपल, या महासंकुचन का सिद्धांत। तो हम पहले तीनों एक साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना बेटा?
जैसे बिग बैंग थ्योरी जब पहली बार बताई, पहले वही आया बेटा, बिग बैंग थ्योरी। एक बात और दिमाग में रख लो, कोई थ्योरी उरी नहीं है ये थ्योरी है ही नहीं है, ये सब की सब परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है। ये किसी के दिमाग की उपज है, ये थियरी नहीं है। थियरी उसको कहते हैं जिसे हम लेबोरेटरी में प्रूफ कर सकें, जिसे हम सिद्ध कर सकें। आप इसे किसी को सिद्ध नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते, जिसे आप थियरी नहीं कह सकते। इसके लिए हम लोग पास एक शब्द है जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस, या जिसको कहते हैं परिकल्पना। ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं बेटा, थियरी कह देते हैं। एक दिन आपको बताया था, आप ध्यान नहीं देते। 3 चरण होते हैं बेटा, ज्ञान के 3 चरण होते हैं। जो सबसे इनिशियल होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको कहते हैं थियरी, सिद्धांत। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं नियम, रूल। ये लास्ट होता है और ये परिष्कृत होता है। पता नहीं दिमाग में आ रहा है कि नहीं आपके। देखो सुनो, हम प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। न्यूटन साहब सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे, मैंने कहीं सुना। अब सोशल मीडिया मैंने देखा तो किसी ने मजाक में पोस्ट किया कि यही वाला सेव का पेड़ था जिसके नीचे बैठे थे। अब हो सकता है वो सेव का पेड़ वही हो, लेकिन कोई ना कोई सेव का पेड़ तो रहा ही होगा जिससे सेव टूट के नीचे गिरा और न्यूटन साहब ने देख लिया। क्योंकि उसके पहले सेव जब टूटते थे तो कोई देख नहीं पाता था, और उसके पहले सेव टूट के आसमान में उड़ जाता था, है ना। सारी घटनाएं हो रही हैं बेटा, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बस आप सामान्य दृश्य देख रहे हो और किसी ने विशेष दृश्य देख लिया, कहानी बदल गई। तो न्यूटन ने देखा होगा जो पहली बार, तो कोई न्यूटन ने तो पहली बार नहीं देखा होगा। अरे भाई, पाषाण काल से पत्थर लेके जो दौड़ाते थे जानवरों को, पत्थर फेंकते थे, पत्थर जमीन पे ही गिरता था, नहीं आया दिमाग में। लेकिन न्यूटन के दिमाग में आया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके दिमाग में एक परिकल्पना आई होगी, एक ताना बाना आया होगा, जिसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस जब लेबोरेटरी में या हर जगह प्रूफ करने लगे, सिद्ध करने लगे, पूर्वानुमान लगाने लगे। विज्ञान और बाकी विषयों में क्या अंतर है? विज्ञान में सबसे खास बात यह है कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा। पॉलिटिकल साइंस का कोई सिद्धांत बताओ ना जिसको लागू कर देने से कोई पार्टी पक्का शासन में आ जाए। अगर ऐसा होता तो हर पार्टी उस सिद्धांत को लागू कर लेती। लेकिन विज्ञान का सिद्धांत होता है। अभी हमने चंद्रयान-3 छोड़ा है, पूर्वानुमान है, ऐसा ऐसा ही होगा और वैसा वैसा ही होगा अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई तो। यही विज्ञान है। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई तो अपनी लेबोरेटरी में बैठ के जो भी सोच विचार के हम लोगों ने काम किया है वो एग्जीक्यूट होगा एक दिन। वो टाइम लगे ना लगे, मैंने सुना 40 दिन बाद न जाएगा, अनुमान है कि कब जाएगा। हम तो पिछली बार ही सफल हो गए, तो गड़बड़ी खाली ये हुई कि थोड़ी हार्ड लैंडिंग हो गई, यानी थोड़ा सा तेज गिर गया धरती पर। धरती मतलब कह रहे चंद्रमा के सतह पर, नहीं तो काम हो ही गया था। वहां तक पहुंच जाना भी आसान है क्या? तो पूर्वानुमान था हमारा। ये विज्ञान है और यही इसकी ताकत है। जो हम जैसे कुछ ऐसा पढ़ाएं जिससे हम कहें कि आईएएस बनने का सिद्धांत हम दे दें। देखो मुस्कुरा रहे हो आप। नहीं भैया, मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है। अगर ऐसा कोई सिद्धांत होता तो मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा होता। आईएएस बनने का सिद्धांत है, सील पैक इनवेलप में बिक रहा होता और आपसे कहते कि 10,000 रुपए में बिकेगा, आप खरीद लेते। रैंक के हिसाब से पैसा होता, वेरी गुड, तो खरीदे। कोई सिद्धांत बन सका आज तक? नहीं बन सका, क्योंकि ये सिद्धांत मनुष्य के ऊपर लागू होता है। मशीनों पे अगर लागू होता बन जाता। ये सिद्धांत मनुष्यों पे लागू होता है और हर मनुष्य एक से बढ़ के एक जादूगर है।
कोई दो मनुष्य एक जैसा है ही नहीं है। इसलिए मनुष्यों के लिए यूनिवर्सल थ्योरी आप नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। हाँ, मोटी मोटी बातें कह देते हैं, मेहनत से पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, पूरी ताकत से पढ़ो, ये सब तो एक कॉमन सेंस थ्योरी है। लेकिन आप कोई सटीक थ्योरी बता दो किसी बच्चे के लिए कि इतने दिन यह पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतने दिन यह पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, और आप गारंटेड आईएएस हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि नो बडी कैन टेक एनी गारंटी, कोई नहीं दे सकता। हाँ, हमारी फील्ड में अगर कोई गारंटी लेने लगे तो फीस इतनी क्यों लेंगे? भाई मेरी बच्ची डीपीएसपी हुई है तो उसको तो फीस बहुत कम लग रही है कि सर बहुत कम फीस ली आपने। हाँ, काहे नहीं भाई, जितना वो लोग जीएसटी फीएसटी लेते हैं उससे कम हम फीस लेते हैं तो उसको, अच्छा उनका भी तो इरादा यही होगा ना। अरे उनका भी तो लक्ष्य यही ना रहता, कोई दूसरा लक्ष्य रहता है क्या? वो कह जाने को 41वीं रैंक दिला दी है, फीस तो लिए 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख, तो उनका भी लक्ष्य वही है, मेरा भी लक्ष्य वही है। लक्ष्य कामयाब हो रहा है, मिशन कामयाब हो रहा है, उनका हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का हो, बहरहाल। और बच्ची एकदम रेडी है ट्रेनिंग में जाने के लिए, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, अगले महीने में ट्रेनिंग में जाएगी, फिर वर्दी पहन के कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पे दिखेगी। यही है जिंदगी। और पल भर में कहानी बदलती है बेटा, आप सोच नहीं पाते। आप तो शॉक्ड हो जाते हो कि हम कर पाएंगे ये। अरे मिल गई सही में नौकरी, यकीन नहीं होता, मजाक नहीं कर रहे हैं। उस बच्ची को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे तो यकीन तो तब होगा जब वो ट्रेनिंग सेंटर में चली जाएगी, अभी उसको महसूस नहीं हो रहा। बड़ी इंट्रोवर्टेड है। जैसे तरह तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी, वो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड है। घर में बंद होके पैक होके पढ़ने वाली बच्ची, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि नहीं सही में ट्रेनिंग में जा पाएंगे। अरे सारी प्रक्रिया हो रही है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब तो जाना ही है। शायद वर्दी वर्दी जब पहनेगी तो छू के देखेगी कि मैंने सही है ना वर्दी। तो बेटा ये है जिंदगी, पल भर में करामात होती है। करामात होने में टाइम नहीं लगता, बस आप अपना काम करें। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है बेटा कि चीजें दिमाग में लोगों को उत्पन्न होती हैं, जब हम उसको प्रूव करने लगते हैं, सिद्ध करने लगते हैं, तो थियरी कहलाती है, सिद्धांत कहलाता है। और जब वो सिद्धांत यूनिवर्सल हो जाए, सार्वभौमिक हो जाए, हर स्थिति हर परिस्थिति में सही सिद्ध होने लगे, तो नियम कहलाता है। अब न्यूटन के गति का नियम हो गया, पढ़ते हैं ना। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसको काहे नियम कहते हैं और काहे किसी को सिद्धांत कहते हैं, काहे किसी को परिकल्पना कहते हैं। अंतर समझ में आया? परिकल्पना माने रॉ, कच्चा माल अभी है, अभी ढलाई वलाई का काम चल रहा है, दिमाग में उठा पटक चल रही है। जब एक फ्रेम दिखने लगता है तो हम उसको थियरी कहने लगते हैं। जब थ्योरी हर हाल हर परिस्थिति में सिद्ध होने लगे तो उसको हम लोग अब नियम कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब ढेर सारी जगहों पे लिखा जाने लगा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो अब यूनिवर्सल हो चुका है। लेकिन एक सूचना बताएं कि यूनिवर्सल है नहीं। एक जगह ऐसी है जहां ठेंगा दिखा दिया जाता है भौतिक के सारे नियमों को, वहां भौतिक के सारे नियम मुंह खोल के तमाशा देखते रहते, कह रहे हम हमारा नियम कहाँ गया। अंतरिक्ष में ऐसी भी घटनाएं होती हैं जहां भूगोल सुगोल कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म। तो अब यूनिवर्सल तो है ही है, लेकिन अब कुछ जगहों पे अपवाद हो सकता है। आज जिन नियमों को आप यूनिवर्सल कहते हैं, अच्छा आप नियम बदले नहीं हो समय समय पे, आपने अपने नियमों में समय समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया है, क्या नहीं किया है? जब गड़बड़ी समझ में आती है, जब परेशानी समझ में आती है, अपने नियम बदल देते हो। पहले आप ही ने तो कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, कहा था ना। एक बच्चा तो घबरा, कहा हम नहीं कहे थे सर, नहीं आप नहीं कहे थे, हम मनुष्यों ने कहा था ना, और हजारों हजार साल तक कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर हम मनुष्यों में से किसी ने सुधारा कि ना नहीं भैया सूर्य नहीं पृथ्वी चक्कर लगाती है। कल को फिर कोई सुधार दे कि नहीं नहीं वही वाला सही था। क्या कर लोगे आप? कुछ कर लोगे? आपने प्लूटो को ग्रह कहा, आपने प्लूटो ग्रहों से बाहर किया, फिर कल को ग्रह कह दो, क्या कर लोगे आप? समय समय पे हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
अभी बहुत कुछ सही गलत होगा। क्लियर है बेटा? 12 ये सिद्धांत तो हम बोल रहे हैं बेटा इनको, बट इसमें से कोई सिद्धांत उद्धांत नहीं है, ये वास्तव में सब की सब परिकल्पनाएं हैं, लेकिन थोड़ी मजबूत परिकल्पनाएं। कुछ परिकल्पनाएं थोड़ी मजबूत होती हैं, अपवाद हर जगह हो सकता है। वो ये परिकल्पना ये है कि चलते हुए हवाई जहाज पर से कूद जाइए, मरेंगे जरूर, अपवाद हो सकता है। लेकिन एक सिद्धांत तो दे दिया जा सकता है ना कि चलते हुए जहाज से कूदा तो मरना तय है, गारंटेड है। अब इस सिद्धांत कह सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए कूदा और कोई जेट स्ट्रीम पकड़ ली और उड़ा के इधर उधर ले जाके कहीं पानी वानी में उतार दी, तो कहना तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बेटा कि सिद्धांत कह पाना बहुत आसान नहीं होता, सुचितता होनी ही चाहिए, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी ही चाहिए। फिर भी इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए थोड़ा ग्रेविटी के लिए, थोड़ी मजबूती के लिए, थोड़ी ताकत के लिए हम सिद्धांत कह देते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे बड़ा भरोसेमंद है, और कोई विषय नहीं है। जैसे एक चीज बताएं, आप में से ढेर सारे हमारे मित्र ग्रेजुएशन किए होंगे, तो ग्रेजुएशन में जैसे आर्ट्स के कई विषय हैं ना, जो अपने आप को विज्ञान कहलाना पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनको कोई विज्ञान कहे। राजनीति विज्ञान, इनको विज्ञान बड़ा पसंद है। काहे भैया? कहाँ विज्ञान हो आप, और किस एंगल से विज्ञान हो आप? लेकिन वो कहते हैं ना, कहिए ना थोड़ा विज्ञान, हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ, बड़ी चर्चाएं होती हैं। अगर आपने कोई सोशल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें बड़ी डिबेट होने लगती है कि विज्ञान है कि नहीं। क्वेश्चन तो आ ही जाता है। जैसे मैं लोक प्रशासन पढ़ाता हूँ, तो एक पहला ही प्रश्न हर साल आता है, लोक प्रशासन कला या विज्ञान? तो विज्ञान है कि कला है? तो विज्ञान तो वो डाउट हो रहा है। अब कोई माइक लाल ये तो नहीं पूछेगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान है कि कला है, ये कौन पूछेगा भाई? जीव विज्ञान विज्ञान है कि कला, ये कोई डिबेट होती ही नहीं। फिर आर्ट्स के विषय के साथ ही डिबेट इसलिए होती है, कुछ डाउटफुल है मामला, तो संदेहास्पद है मामला। वो सब छोड़ो बेटा, हम उलझ जाएंगे, दूसरी दुनिया है वो। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है वो थोड़ा समझिए। हम सबको एक साथ ब्रीफ कर रहे हैं आज, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि साथ नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। बिग बैंग थ्योरी एक आदमी की देन नहीं है, कई लोगों की देन है, सब मिलजुल के दिए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का नाम आता है, जॉर्ज लेवेंटर का नाम आता है। इन लोगों ने सिद्धांत देने की कोशिश की, लेकिन इसमें गैलीलियो का नाम आता है, लाप्लास का नाम आता है, सारे लोग मिलजुल के काम किए। इन लोगों ने यह बताया कि एक धमाका हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसके पहले कुछ भी नहीं था। यही सब में बोला गया अंडरवर्ल्ड। एक बिंदु था, एक पॉइंट था, जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या प्लेस ऑफ सिंगुलरिटी कहा गया, जहां कुछ भी नहीं था, सारी चीजें वहीं समाहित थी। वहीं विस्फोट होता है, वहीं से स्थान शुरू होता है, वहीं से समय शुरू होता है, वहीं से पदार्थ शुरू होते हैं। एक बात मुझे बताइए कि ठीक है विज्ञान की जानकारी हमारी कम है, ज्यादा है, निर्वात में विस्फोट नहीं हो सकता। निर्वात में कैसे विस्फोट? ये तो बस वही बात है कि टीचर बोले हम सुन ले, हाँ कि 15 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ। काहे विस्फोट हुआ, कहाँ विस्फोट हुआ, क्यों विस्फोट हुआ, और विस्फोट से इतनी आकाशगंगा कैसे पैदा हो सकती? क्या वहां कोई जादू वादू हो रहा है क्या? जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं, तो इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हो गया भाई? देखो, एक पटाखा छोड़ते हो अनार, जो होता है इतना छोटा सा, लेकिन जब इसमें माचिस लगाते हैं तो उसमें से रंग बिरंगी रोशनियां निकलने लगती हैं, ढेर सारा इलाका घेर लेता है। लेकिन एक बात होता है, वो रासायनिक फॉर्मेट में वो चीजें उस डिब्बे में बंद हैं, क्योंकि अगर उस डिब्बे में बंद नहीं होती तो पदार्थ नहीं बाहर निकलते। इतना तो कॉमन सेंस है हम लोगों का। अगर ये कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में 15 अरब साल, अभी तो इसमें बवाल हो गया। अभी 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 एक ने कहा ब्रह्मांड की उम्र 27 अरब साल है। अभी अभी लेटेस्ट, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हम लोग पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन कल को इंट्रोड्यूस होगा तो अब वही सब बताएंगे। तो 15 अरब साल पहले कुछ था ही नहीं। जब कुछ नहीं था तो विस्फोट कैसे हुआ? अब ये तो दादागिरी है, जबरदस्ती है
हो गया तो हो गया, कह रहे ना हो गया, अरे आपके कहने से कहाँ हो जाएगा, उसके पहले क्या रहा होगा, काहे ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे हम मनुष्य हैं तो। 15 अरब साल पहले के बाद कुछ था ही नहीं यहाँ, कह तो रहे नहीं था, और आप कितने बड़े झूठे हो पता है, कब पलटी मार लो कोई भरोसा नहीं। तो चलो हम मान लेते हैं, एक बिंदु पे कैसे विस्फोट हो सकता है, यही हम मनुष्यों की अपनी लिमिटेशन है। जहां आप कुछ नहीं समझ रहे थे वही सब कुछ था, वही तो सब कुछ था। और आप जिसको समझते हो चीजें वही नहीं होती, आप जिसको महसूस कर पाओ चीजें वही नहीं होती, आप जिसको देख पाओ चीजें वही नहीं होती, आप जिसको सुन पाए ध्वनि वही नहीं होती। कि हम मनुष्यों की अपनी सीमाएं हैं, हम मनुष्य जिस सीमा को समझ रहे थे उसके बियॉन्ड भी कुछ है जो हमारी समझ के परे है। यानी पदार्थ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही तक नहीं है, कुछ और भी उसके विषम स्थितियों में है। और अभी तो एक प्रयोग हुआ था ना बेटा, फ्रांस में लार्ज हैडन कोलाइडर एक मशीन से प्रयोग हुआ, जिसने सिद्ध कर दिया कि अरे नहीं नहीं, कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो लगभग नहीं है परंतु नहीं है। तो ऐसे को हम लोग गॉड कहते हैं, जो है और नहीं है। कहते हैं ना आपकी भावना, भोलेनाथ कहीं नहीं है, अब उन्हीं का महीना चल रहा भाई, उन्हीं का नाम ले लिया जाए, कहीं नहीं है परंतु हर जगह है। एक ऐसा पार्टिकल था जो बिल्कुल कहीं नहीं था लेकिन वो हर जगह विद्यमान था, इसीलिए प्यार से उसको नाम भी दे दिया गया, गॉड पार्टिकल। उस पार्टिकल को नाम क्या दिया, जस्ट लाइक अ गॉड, जो कहीं नहीं है और हर जगह ठूस ठूस के मौजूद है। तो वास्तव में वहां गॉड पार्टिकल थे, और जिसे हमको लग रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, उस गॉड पार्टिकल में विस्फोट हुआ। और अभी जाके जब ये प्रयोग हुआ ना बेटा, लार्ज हैडन कोलाइडर जो फ्रांस के नीचे एक मशीन बनी है जमीन के अंदर, कई किलोमीटर लंबी है, तब जाके और वेरीफाई हो गया कि हाँ ब्रह्मांड ऐसे ही बना होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, डायमेंशन बढ़ रहा है, आखिर क्या होगा इस सब का, एक मनुष्य के रूप में तो हम जानने की कोशिश करेंगे ही ना। और बड़ी मजेदार बात है कि ब्रह्मांड जो फैलने का अभिप्राय है वो ये कि इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो तेजी से फैल रहे हैं, यानी जो आकाश गंगाएं हैं वो तेजी से विस्तारित हो रही हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात कि आकाश गंगाएं जितनी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है, उनके दूर जाने की गति बढ़ती जा रही है। ये कटु सत्य है। यानी जब बिग बैंग हुआ बेटा, महाविस्फोट हुआ, तो अरबों खरबों की संख्या में गैलेक्सीज उत्पन्न हो गई, और उत्पन्न होके रुकी नहीं। जैसे बम फटता है तो उससे छर्रे निकलते हैं, छर्रे आके रुक जाते हैं, अरे जहां जितनी औकात है उतनी दूर तक छर्रे जाते हैं। अब देसी बम हो, हैंड ग्रेनेड हो, परमाणु बम हो, डिपेंड इस पे करता है। बोल नहीं रहे, ये विस्फोट जो हुआ इससे छर्रे की जगह पे गैलेक्सीज निकली, और ये गैलेक्सी से एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुई। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात जो देखा, डॉपलर ने देखा, तमाम लोगों ने देखा। अरे डॉपलर ने अपना एक सिद्धांत दिया था ना, डॉपलर इफेक्ट, कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से ही बता देंगे पदार्थ हमारी ओर आ रहा है कि दूर जा रहा है, क्योंकि बहुत दूर की वस्तुएं समझ नहीं आती, कि हमारे करीब आ रही है कि हमसे दूर जा रही है। डॉपलर इफेक्ट बता देगा ब्लू शिफ्ट हो रहा है कि रेड शिफ्ट हो रहा है। 12 ये तो तय हो गया कि आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात ये हुई कि जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं, इनके दूर जाने की गति बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। अब एक चीज बताइए, कम से कम 15 अरब साल से तो हो ही रहा है, कम से कम 15 अरब वर्ष से तो ये घटना हो ही रही है, आगे पता नहीं कब तक होगी। और जब इनकी स्पीड निरंतर बढ़ती जा रही है और अंतहीन प्रक्रिया यह है, तो एक समय तो इनकी स्पीड ही इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे नहीं, एक बात मुझे बताइए, अगर हम इसी तर्क को मान के चलें तो अगर ये बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा या आना चाहिए, हम आपसे कहें कि आपकी बाइक चल रही है, हर सेकंड आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही है,
और बाइक स्पीड आपको कम नहीं करनी है और बाइक को चलाना भी नहीं रोकना है, बाइक को चलते ही रहना है। हर सेकंड आपकी बाइक की स्पीड 1 ही किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए मान लें, तो 100-150 सालों में आपकी बाइक की तो भयानक स्पीड हो जाएगी अगर आपको लगातार चलते रहना हो। और यहाँ आकाश गंगाएं निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जाने की गति बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी स्पीड भयानक हो जाएगी। और वो जगह कितनी बड़ी होगी जहां इतनी भयानक स्पीड से दौड़ेंगे। बोले बेटा, तो आखिरकार इसका भी कुछ अंत कोई बताएगा? इसका अंत बताया पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी में। बोले बेटा, एलन सैंडोज वैज्ञानिक का नाम था, एलन सैंडोज। इन्होंने बताया कि अरे चिंता मत करो, एक्चुअल में कभी भी अपनी उम्र से ब्रह्मांड की उम्र की तुलना मत करो। कभी भी चींटी अपनी उम्र की तुलना किसी कुत्ते, बिल्ली या आदमी से नहीं कर सकती। यहाँ सबकी उम्र अलग अलग है, जुदा जुदा है। ब्रह्मांड के लिए 15 अरब साल का कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हम मनुष्यों के लिए 15 अरब बहुत बड़ी अवधि है, तो अपने से काहे तुलना कर रहे हैं? यहाँ कोई किसी से तुलना ना करे, ये ब्रह्मांड की उम्र है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी विस्फोट तो अभी अभी हुआ है, यानी उनके लिए 15 अरब साल माने अभी अभी विस्फोट हुआ है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एक दिन की एनर्जी घट जाएगी, एक दिन उनकी ऊर्जा घट जाएगी, घटेगी ही, फिर ये धीमी होंगी, फिर ये रुकेंगी, फिर ये अपने मूल स्थान को लौटेंगे, फिर सब एक में समाहित हो जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड खत्म होगा, फिर बिग बैंग होगा। अब ये पूरा दिख रहा है, बिग बैंग अधूरा दिख रहा था। बिग बैंग खाली ये बता रहा है विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड फैल रहा है, इस संपूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसके साथ शामिल हो गया बिग क्रंच, एलन सैंडोज ने बता दिया कि आगे क्या होगा वो हम बता दे रहे हैं, तो अब ब्रह्मांड पूरा हुआ, यानी इसकी समझ पूरी हुई। और इसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड एक पेंडुलम जैसा है, वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, यानी कभी फैलेगा कभी संकुचित होगा, फिर बूम, फिर फैलेगा, फिर संकुचित होगा। तो अब लग रहा है कि संपूर्णता में मामला दिख रहा है, ये प्रक्रिया ऑटोमेटेड है। यानी ये चले, ब्रह्मांड एक बार फैलेगा, एक बार ब्रह्मांड संकुचित होगा, फिर ब्रह्मांड फैलेगा, तो अब टोटलिटी दिख रही है, संपूर्णता दिख रही है। इसमें एक सिद्धांत आया बेटा जिसको हम लोग कहते हैं दोलन का सिद्धांत। बोले बेटा, अब ये क्या था? तो उसमें इन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा मामला यह है कि ब्रह्मांड बड़ा रहस्यमय दिख रहा। वो ये कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, इसके पदार्थ और मटेरियल अगर फैल रहे हैं, तो भूगोल का एक सिद्धांत कहता है यदि पदार्थों का विस्तार अधिक होता है तो घनत्व घटता है। अरे भाई, पदार्थ की मात्रा इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा ही तो घनत्व कहलाते हैं। तो अगर आयतन बढ़ाया जाएगा और पदार्थ अगर उतने ही रहेंगे तो डेफिनेटली घनत्व घटेगा। बोल नहीं रहे, लेकिन कहा गया है कि स्पेस डेंसिटी में कमी नहीं आती, यानी आकाशीय घनत्व में कोई भी कमी नहीं आती। अब परेशानी यह है कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, पदार्थ बिखर रहे हैं, तो डेंसिटी तो कम होनी चाहिए ना। बोले तो ये है कि ना ये कम नहीं हो रहा है। इसको बताया था स्टेडी स्टेट थ्योरी में, थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने बताया, और ये कहा कि आकाशगंगाएं फैल रही हैं लेकिन खाली स्थान नहीं बन रहा है, क्योंकि वहां फिर से आकाशगंगाएं निर्मित हो रही। वही मैंने उदाहरण दिया ना बेटा, वो पटाखा, अनार या जो कहते हो आप, एक रोशनी ऊपर जाती है तो नीचे खाली जगह थोड़ी बचती है, फिर उसकी जगह पे निकलता है। तो आप देखोगे ओवरऑल पूरी एक लड़ी सी दिखती है, कहीं से उसकी डेंसिटी में कमी नहीं आती, कम से कम थोड़ी देर के लिए। आप कहेंगे सर वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, ये भी थोड़ी देर के लिए, ये आपका थोड़ी देर है, ये ब्रह्मांड का थोड़ी देर। क्लियर है?
तो उस थोड़ी देर की तुलना उस थोड़ी देर से ना करें। तो आज यही बेटा, कल आके पढ़ेंगे, बात करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।